हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं सीआरपीसी एंड बीएनएसएस। ये पार्ट 5 है, ये सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सीआरपीसी इज डन। ओके, मिस मत करना। 10 क्वेश्चंस आते हैं सीआरपीसी से एंड ये लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल कवर क्वेश्चंस फ्रॉम 2024, 23 एंड 22 जो सबसे रीसेंट ईयर्स हैं। तो पेपर में लेटेस्ट क्या पैटर्न चल रहा है वो आपको बेस्ट यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। एंड कितना रिपीट रेशियो है, कैसे तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। इसके अलावा हम और भी कई मेजर एंड माइनर लॉज अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। नहीं देखा हो तो जरूर जाके देखना। एंड बाय द वे एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो भी पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं उनकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आज सीआरपीसी रैपअप हो रहा है तो आज सीआरपीसी की भी अपलोड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल at a place other than the place of his residence who is under the age of 15 years and above the age of 60 years. Option B, under the age of 18 years, above the age of 60 years. Option C, under the age of 15 years, above the age of 65. And option D, under the age of 18 and above the age of 65. Correct answer is C, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव 65 ईयर्स। हमें क्वेश्चन में सेक्शन 160 बता रखा है, वहां पे जाएंगे और वहां पे लिखा है कि नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 और अबव द एज ऑफ 65 को आप बुलाओगे फॉर देयर अटेंडेंस एक्सेप्ट देयर रेसिडेंस। एंड क्वेश्चन, Section 125 of the CRPC is secular in character was observed in which of the following cases? ये तो आपको हर हाल में इस समय पता होना चाहिए। This is in news right now. A movie has come out on it recently. Okay. Option A, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, अरनेश कुमार केस। ऑप्शन सी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। और ऑप्शन डी, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। करेक्ट आंसर इज सी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस 1985। इस केस में हुआ क्या था, बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, उनके हस्बैंड ने बेसिकली उन्हें तलाक दे दिया था और उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे। तो ये केस मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। इसको लोग ट्रिपल तलाक से कंफ्यूज कर देते हैं, मत करना। फैमिली लॉ में हमने इसको बहुत डिटेल में कवर किया है। दीज आर टू सेपरेट केसेस। ओके, ये केस शाहबानो बेगम केस इज अबाउट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। Granted divorced Muslim women right to claim maintenance from their ex-husband under section 125 CRPC। शरीयत के हिसाब से रूल्स अलग थे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, पर यहाँ बोला गया कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का सेक्युलर है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट विल ओवरराइड द पर्सनल लॉ। अगर वो औरत की चॉइस है, वो चाहे तो सीआरपीसी के अंडर आके क्लेम कर सकती है। बाकी केसेस देख लेते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एफआईआर से रिलेटेड केस था। दैट पीपल मस्ट रजिस्टर, पीपल नहीं सॉरी पुलिस होगा ये, पुलिस मस्ट रजिस्टर एफआईआर व्हेनेवर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये बेसिकली मैंडेटरी एफआईआर से रिलेटेड केस है कि अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपको एफआईआर लिखनी ही होगी। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कवर किया था। कंपल्सरी नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट वायलेट accused फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने ही खिलाफ गवाह देने की, जो उनकी फंडामेंटल राइट्स में कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने खुद के खिलाफ गवाही दो, तो ये चीजें उसमें वायलेट होती हैं। ये सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। समरी ट्रायल में जाओगे, पहला ही देखो सेक्शन है पावर टू ट्राई समरीली, यहाँ पे दिया हुआ है सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। इंडेक्स में जाओ और देखो एब्सकॉन्डिंग पे कौन सा सेक्शन है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। एब्सकॉन्डिंग जिसको नहीं पता मतलब जो फरार है, ठीक है। तो उस केस में जो प्रोक्लेमेशन होती है वो कहाँ कैसे क्या किया जाता है उसका, तो पहला है कि पब्लिकली पढ़ी जाती है शहर या उसके गांव में जहां वो रहता है मोस्टली। सेकंड, इट शैल बी एफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village। जिस घर में वो मोस्टली रहता है उसके किसी पार्ट पे वो नोटिस या जो प्रोक्लेमेशन है लगा दिया जाएगा, या फिर अगर वो शहर या गांव जो भी है उसमें किसी ऐसी जगह पे जहां लोगों को वो दिखे। ऑप्शन थ्री, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी एफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस में उसकी एक कॉपी लगा दी जाएगी। फोर्थ, द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides। जहां वो इंसान आमतौर पे रहता है वहां का जो डेली अखबार है, कोर्ट को सही लगता है तो वो उसमें भी उसको पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन बी ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं कैसे। सेक्शन 82 पे हम गए जिसका नाम था प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग।
पब्लिक में पढ़ा जाए, अफेक्ट्स टू सम पार्ट ऑफ हिज हाउस, कॉपी जो है वो कोर्ट हाउस में लगा दी जाए और डेली न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाए। सारे फैक्टर्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन असिस्टेंट सेशंस जज ऑथराइज्ड टू पास एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? कौन से जज को कितना क्या सजा देने का अलाउड है, इस बारे में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको क्लियर क्लैरिटी से समझ के जाना। पिछले पार्ट में हमने काफी डिटेल में कवर किया था एक ही जगह पे कि किसको कितना क्या अलाउड है। अब हमसे पूछा है असिस्टेंट सेशंस जज। इसमें भी आप प्लीज ध्यान रखना, सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज दो अलग लोग हैं, सेम नहीं होते, दोनों की पावर्स में फर्क है। सेंटेंस टू डेथ, ठीक है, क्या क्या ऑथराइज है पास करने को? सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years। यहाँ पे देखो तीन तरह के जजेस की बात हो रही है, इन्हें बिल्कुल भी आपस में कंफ्यूज मत करना। एक है सेशंस, एक है एडिशनल और एक है असिस्टेंट, ठीक है, तीन कैटेगरी हैं, अलग अलग है। हाई कोर्ट तो सिंपल है, कुछ भी पास कर सकता है। सेशंस का जज हो, एडिशनल सेशंस जज हो, वो कुछ भी पास कर सकते हैं, पर डेथ सेंटेंस के केस में हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। असिस्टेंट सेशन जज अगर है, जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हमसे असिस्टेंट पूछा है, ठीक है, वो कुछ भी पास कर सकता है एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर सकता? डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद नहीं दे सकते, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 years, या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। हमसे पूछा था असिस्टेंट के बारे में, तो डेथ सेंटेंस वो नहीं दे सकते, उम्र कैद नहीं दे सकते। सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 10 years ये बात सही है, एक्सीडिंग 10 years ये बात गलत है, ठीक है, तो आंसर है सी। ध्यान रखना तीन है, सेशंस, एडिशनल एंड असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन फॉर कमिटिंग अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be re-arrested by a police officer if such person comes under which of the following provisions of CRPC? प्राइवेट पर्सन कौन होता है, अरेस्ट क्यों करता है, कैसे करता है, पार्ट 4 में हमने सब डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर एक प्राइवेट पर्सन ने किसी को अरेस्ट किया है नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, तो उसको पुलिस वाला री अरेस्ट करेगा इफ सच पर्सन यानी जिसको अरेस्ट किया गया है कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं वो किस प्रोविजन के अंडर आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझो, यहाँ पे गलती पता है बच्चे क्या करेंगे, उन्हें लगेगा री अरेस्ट पे क्वेश्चन है, मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आपसे पूछा है अगर एक प्राइवेट पर्सन ने किसी को अरेस्ट करके रखा है, पुलिस उसे रीअरेस्ट करेगी तब जब वो एक सर्टेन सेक्शन के अंडर लाई करता होगा वो इंसान, और हमसे वो सेक्शन पूछा है, रीअरेस्ट के बारे में नहीं पूछा है, वो सेक्शन पूछा है जिसमें वो इंसान आना चाहिए टू बी रीअरेस्टेड, ठीक है। ऑप्शन है सेक्शन 41, 41A, 42 एंड 43। करेक्ट आंसर है सेक्शन 41। देखो 43 जो हमें बता रहा है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, उसके ही पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, if there is a reason to believe that such person comes under the provisions of section 41, पुलिस ऑफिसर shall rearrest him। ये कहते हैं कि अगर ऐसे रीजंस हैं ये बिलीव करने के कि जो भी इंसान है वो सेक्शन 41 के प्रोविजंस के हिसाब से फिट बैठता है, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। सेक्शन 41 क्या है, पुलिस विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी? देखो इस पे दो क्वेश्चन इसी सेक्शन में दिख गए, इसी पार्ट में हमें। ऑप्शन ए, हस्बैंड प्रिज्यूम्स दैट द वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री। हस्बैंड ये मान के चल रहा है कि ये तो एडल्ट्री में यानी किसी और के साथ रह रही है, ये ध्यान रखना, प्रिज्यूम्स लिखा है, हस्बैंड ऐसा मानता है, ठीक है। ऑप्शन बी, वॉलेंटरली वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड, वाइफ अपनी मर्जी से कह रही है मैं नहीं रह रही इसके साथ, बात खत्म। ऑप्शन सी, वाइफ लिविंग सेपरेटली एज हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस, वाइफ इसलिए अलग रह रही है क्योंकि हस्बैंड ने मिस्ट्रेस रखी हुई है यानी दूसरी औरत घर में लाके रखी हुई है। ऑप्शन डी, वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम द हाउस, वाइफ को जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है, वो नहीं जाना चाहती। आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो किस केस में हो सकता है, अगर लॉ ना भी याद आए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर सिर्फ आप सामाजिक तौर पे सोचो, लॉ ना भी याद आए, एक बात बताओ, अगर कोई वाइफ इसलिए अलग रहनी चल जाए क्योंकि उसका हस्बैंड दूसरी औरत घर ले आया है, तो इसमें उसकी गलती थोड़े है वाइफ की, जायज है, वो चल जाएगी जाएगी छोड़ के, तो मेंटेनेंस का उसका हक बनता है। वाइफ इज फोर्सफुली रिमूव, जाना ही नहीं चाहती, तुम जबरदस्ती निकाल रहे हो, तब भी उसका हक बनना चाहिए। हस्बैंड प्रिज्यूम्स दैट शी इज इन एडल्ट्री, अगर सच में एडल्ट्री में है तो बात सही है कि उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, पर सिर्फ क्योंकि हस्बैंड को लगता है, वो मानता है, उसको शक है, वट इस बेसिस पे उसकी मेंटेनेंस ना हो, ये तो गलत है, तो ये भी सेंस नहीं बनता। चौथी बात लिखी है, वॉलंटरली वाइफ रिफ्यूजेस टू लिव विद हस्बैंड, कोई वजह नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस बोल दिया मैं नहीं रहूंगी, तो इस केस में सामने वाले के ऊपर मेंटेनेंस का बोझ क्यों आए, है ना। आंसर इज बी, लॉजिकली भी एंड लीगली भी। तो देखो जब आप इस सेक्शन पे जाओगे 125 में, वहां पे बात लिखी है
इससे जस्ट पहले एक लाइन थी कि किसी-किसी केस में जब भी ऐसा हो कि वाइफ हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दे, तो कोर्ट हमेशा रीज़न देखेगा कि क्यों मना कर रही है। पागल थोड़े है कि मना कर रही होगी, है ना? कुछ तो वजह होनी चाहिए उसके पास। तो जैसे एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर हस्बैंड ने मान लो कोई दूसरी शादी कर ली या दूसरी औरत को ले आया, मिस्ट्रेस रख रहा है, तो फिर ये ग्राउंड माना जाएगा, जायज़ ग्राउंड कि इसलिए वाइफ छोड़ के गई, जो हमारे क्वेश्चन में भी था। दूसरा देखो, इफ शी इज लिविंग इन एडल्टरी तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, ये बात सच है। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हस्बैंड प्रिज्यूम कर रहा है, वो अपनी तरफ से अज्यूम करके चल रहा है, मान के चल रहा है, कोई सबूत नहीं है इस बात का, ठीक है? तो वो तो सफिशिएंट रीजन नहीं हुआ। या फिर विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है, जो हमारा आंसर है। फोर्सफुली रिमूव्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर अपनी बीबी को जबरदस्ती तुम घर से निकाल रहे हो, वो तो जाना नहीं चाहती, तो ऑब्वियसली तुम्हें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following procedure is dealt under section 164A of the code of CRPC? A. Medical examination of victim of rape. Option B. Attendance of witness by police officer. Option C. Recording of confession statement. Option D. Recording of first information report by police officer. सीधी सी बात है, 164A पे जाकर देखो, ये इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases manner of committing offense is not required to be mentioned in the charge as per CRPC? मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मतलब ऑफेंस किस तरीके से किया गया, मैनर क्या था, किस केस में चार्ज में ये मेंशन किन केसेस में चार्ज में ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, मैनर, ठीक है? ऑप्शन ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए पे चोरी का इल्जाम लगा है किसी सर्टेन आर्टिकल का एक सर्टेन टाइम और प्लेस पे। ऑप्शन बी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। ऑप्शन सी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ disobeying a direction of law with the intent to save B from punishment। या फिर ऑप्शन डी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, ठीक है? अब हम गए सेक्शन 213 पे, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस मस्ट बी स्टेटेड। इंडेक्स में देखा 213 पे ये लिखा हुआ है, तो हम समझ गए यहीं पे होगा आंसर। इलस्ट्रेशंस में देखो जो स्टेटमेंट दिए हमें उन्हीं में से पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट ही यही है, ए पे थेफ्ट का इल्जाम लगा, सर्टेन आर्टिकल, सर्टेन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज इफेक्टेड। कैसे चोरी हुई थी ये बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है चार्ज में, ठीक है? ए इज एक्यूज ऑफ चीटिंग भी देखो इसमें बताने की जरूरत है, चार्ज मस्ट बी सेट आउट। फॉल्स एविडेंस इसमें भी सेट आउट है, और मर्डर है, डिसोबेइंग है, इन सब केसेस में चार्ज में आपको मैनर बताना जरूरी है, ठीक है? तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरली एज पर सीआरपीसी? कौन सा इनमें से ऑफेंस समरी ट्रायल की तरह ट्राई किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 ऑफ आईपीसी। ऑप्शन बी, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 504 ऑफ आईपीसी। सी, ऑप्शंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, यानी सजा 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जिनमें उम्र कैद हो। करेक्ट आंसर इज डी, ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 260 पे जाएंगे, पावर टू ट्राई समरी में शुरू में दिया है कौन कौन लोग समरी ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद दिया है इफ ही थिंक्स फिट, यानी इफ द कोर्ट थिंक्स फिट, ट्राई इन अ समरी वे दी फॉलोइंग केसेस, यानी जो दिया है यहाँ पे इनमें समरी ट्रायल हो सकता है, ठीक है? तो देखो 454 आईपीसी दिया हुआ है, 504 506 ये सब दिए हैं, यानी ये दिया है ये दिया है, तो इन दोनों का तो आंसर नहीं होगा, हमसे नॉट पूछा है, ठीक है? अब ये पढ़ो, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, यानी वो केसेस जिनमें डेथ सेंटेंस नहीं होगा, उम्र कैद नहीं होगी, या जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा नहीं है, या फिर जिनकी सजा 2 साल से ज्यादा है, उन्हें ट्राई नहीं करोगे। शुरू में नॉट लगाए, तो फिर यानी डेथ सेंटेंस भी गया, इम्प्रिजनमेंट भी गया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है? तो यही आंसर है हमारा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। और 2 साल से ज्यादा सजा यहाँ पे क्या दिया है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, तो 2 साल से कम वाले को तो कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे समरी ट्रायल नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट? इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी। सेक्शन 275, 325, 383, 395। करेक्ट आंसर इज डी, सेक्शन 395, नाम ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person accused of the following offenses may not be granted bail under section 438 of CRPC। नीचे दिए हुए केसेस में से अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ दीज फॉलोइंग ऑफेंसेस, जिसके ऊपर इन ऑफेंसेस में से किसी का इल्जाम लगा है, उसको सेक्शन 438 के अंदर बेल नहीं मिलेगी, ठीक है? कौन से ऑफेंसेस हैं? ए, ऑप्शन ऑप्शन वन, एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर ऑप्शन वन, accused of offense under section 376A of IPC। ऑप्शन टू, offense under section 376D। ऑप्शन थ्री, 376DB। या फिर ऑप्शन फोर, 376AB of IPC। कॉम्बिनेशंस दिए, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3 and 4, या फिर ऑप्शन डी 1 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर है सी 3 and 4। देखो
देखो सेक्शन 438 पूछा है, 438 एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, ठीक है। हमने पिछले पार्ट में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। तो सेक्शन 438 में जब जाओगे तो वहां लिखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस involving the arrest of any person on accusation of having committed an offense under subsection 3 of section 376, यानी कि ये 376 AB जो हमारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन है, 376 DA, 376 DB ऑफ आईपीसी। तो 376 AB, 376 DB ये दोनों देखो हमारे ऑप्शंस में है, यानी इन केसेस में नहीं मिलेगी आपको एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438। तो 3 में नहीं मिल सकती, 4 में नहीं मिल सकती, इसमें 3 है ये ऑप्शन कट गया, इसमें 4 है ये ऑप्शन कट गया, इसमें भी 3 है ये ऑप्शन भी कट गया। करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2 इनमें मिल सकती है क्योंकि ये ऑप्शंस में मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act, if done by any magistrate, even in good faith, without being empowered, shall violate the proceeding as per CRPC? कौन सा ऐसा काम है जो अगर मजिस्ट्रेट करेगा, भले वो अच्छी इंटेंशन से भी करे, बट इट शैल विटिएट द प्रोसीडिंग्स। विटिएट मतलब कि लीगली गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, टेंडर अ पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन बी, रिकॉल अ केस एंड ट्राई इट अंडर सेक्शन 410 ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन सी, अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी, या फिर ऑप्शन डी, होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ऑफ सीआरपीसी। इसका करेक्ट आंसर है सी, अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टीज अंडर सेक्शन 83। देखो वाइटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इनवैलिड, वॉइड और लीगली डिफेक्टिव, और टू रुइन द लीगल इफेक्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग। सेक्शन 460 हमें बताता है इरेगुलरिटीज विच डू नॉट वाइटेट प्रोसीडिंग्स, एंड 461 बताता है इरेगुलरिटीज विच वाइटेट प्रोसीडिंग्स। हमारा आंसर है 461 के अंदर, यानी क्योंकि हमसे पूछा है कि इनमें से क्या है जो वाइटेट कर देगा, ठीक है। हम जाएंगे सेक्शन 460 भी यहाँ लगा हुआ है, 461 भी लगा है, तो ध्यान से देख लो। इरेगुलरिटीज विच वाइटेट प्रोसीडिंग्स यहाँ लिखा है अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, यानी अगर वो ये करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और बाकी तीनों देखो 460 में मेंशन है कि इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन एज पर सीआरपीसी। डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द डायरी। जो भी विटनेस के स्टेटमेंट हैं रिकॉर्ड किए गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो डायरी में लिखे जाएंगे। ऑप्शन बी, डायरी शुड बी ड्यूली पेजिनेटेड। ऑप्शन सी, यानी पेज नंबर्स प्रॉपर सब होना चाहिए। ऑप्शन सी, द डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस, एविडेंस की तरह यूज हो सकती है। ऑप्शन डी, कैन बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर्स टू रिफ्रेश मेमोरी, पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर इज सी, द डायरी मे बी यूज्ड एज एविडेंस। ये बात गलत है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि। तो 172 में जाओगे, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, तो लिखा है जो भी स्टेटमेंट है विटनेस का डायरी में इंसर्ट करना चाहिए। इट शुड हैव वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस इन द केस बट ओनली टू एड द इंक्वायरी और ट्रायल। एज अ हेल्प यूज कर सकते हो बट एविडेंस नहीं। और दिया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर ने बनाया है वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकता है। अगर उससे सवाल जवाब किया जा रहा है तो वो याद करने के लिए कि उसने क्या किया था। और सामने वाली पार्टी इसको सिर्फ तभी यूज कर सकती है, या कोर्ट तभी यूज कर सकता है, जब उस पुलिस ऑफिसर को आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे होगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले 2 बार। अब आते हैं 2024 के क्वेश्चंस पे। लास्ट ईयर बीएनएसएस आया, तो बीएनएसएस के क्वेश्चंस इस पार्ट में दिए हुए हैं। Which section of BNSS places restrictions on the adjournment of trials, ensuring the expeditious resolution of cases? कौन सा सेक्शन है बीएनएसएस का जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन एडजर्नमेंट ऑफ ट्रायल टू एंश्योर द एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, की जल्दी जल्दी केसेस सॉल्व हो? 146, 246, 346, 356। वेरी इजी क्वेश्चन, चारों सेक्शन को जाके चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो आंसर इज सी, सेक्शन 346। इंडेक्स से ही पता चल जाएगा, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। एडजर्नमेंट पे इकलौता यही बात ही कर रहा है चारों को देखोगे तो। और इसमें लिखा भी है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एनेबलिंग द एक्यूज पर्सन टू शो कॉज एक्सेट्रा। यानी दिया है कि किस किस केस में आप एडजर्न फालतू में नहीं करोगे, ठीक है, कई सारी कंडीशंस दी हुई हैं। तो आंसर इज 346। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of BNSS introduces provisions for identifying, attaching, and forfeiting the property of proclaimed offenders located outside India? 74, 76, 84, 86। चारों को जाके चेक करो, आंसर मिल जाएगा। आंसर इज डी, सेक्शन 86। नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। इंडेक्स से ही सॉल्व हो जाएगा ये भी, इसमें भी बैराक नहीं भी खोलोगे तो भी हो जाएगा, इंडेक्स देख के ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question. Which section of BNSS mandates the appointment of a designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to general public? किस सेक्शन के अंडर ये बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा हर डिस्ट्रिक्ट में और हर पुलिस स्टेशन में, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अरेस्टेड इंडिविजुअल्स टू जनरल पब्लिक? 25, 35, 37, 45 चारों को जाके चेक करो। सेक्शन 37 सी इज द आंसर, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेक्शन मैंडेट स्टेट गवर्नमेंट
Prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensure protection of witnesses. Witness protection scheme जो witnesses को protect करने के लिए initiative लिया जा रहा है वो किस section के अंदर है? 98, 198, 298, 398 अगेन चारों को जाकर चेक करो. आंसर इज डी सेक्शन 398. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नाम ही है. आपको पूरा बेयर एक्ट खोलने की जरूरत नहीं, इंडेक्स में जाओगे 4 सेक्शन चेक करने आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस रिपील्स सीआरपीसी? 531, 101, 2 या 1? कई बार लोग सोचते हैं पहला ही सेक्शन होगा जो रिपील कर रहा होगा और आगे बढ़ जाते हैं, पर नहीं, ढंग से जाओ चेक करो. ठीक है, आंसर इज ए 531. 531 का नाम है रिपील एंड सेविंग्स, जहां पे क्लियरली लिखा है द सीआरपीसी इज हेयर बाय रिपील्ड, कि फाइनली रिपील हो चुका है. ठीक है, तो आंसर इज 531. विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस फैसिलिटेट्स ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? 532, 330, 430, 530. करेक्ट आंसर इज डी 530. ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगेन एन इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट है which section of BNSS allows for trials in absentia of proclaimed offenders? 251, 349, 356, 366. करेक्ट आंसर इज सी 356. आपकी देखो मैंने इंडेक्स ही अटैच कर दिया सीधे. इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यहीं से पढ़ के आंसर हो जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. The BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offences punishable with imprisonment for at least years. कितने साल की पनिशमेंट वाले होते हैं वो ऑफेंसेस जिनमें बीएनएसएस ये मैंडेट करती है कि एक फॉरेंसिक टीम जाएगी क्राइम सीन पे सारा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए? ठीक है, 2 साल, 4 साल, 7 साल या 5 साल? करेक्ट आंसर इज सी 7 साल. बेयर एक्ट में देखोगे जो कॉग्निजेबल केसेस का बेयर एक्ट सेक्शन है उसमें पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑन रिसीट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 7 years और मोर. जो भी ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस का वो उस डेट से नोटिफाई करवाते हुए cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence and also cause videography of the process on mobile phone or any other electronic device. अब की ये पूछा है कि फोरेंसिक टीम भेजोगे, अगली बार हो सकता है पूछ लें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो वीडियो बनाने का कितने टाइम कहाँ पे लिखा है कि किस केस में होगा, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि जिनमें 7 साल से ज्यादा का वो है तो ये स्टेप वहां लिया जाएगा तुरंत. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. BNSS introduced the provisions of registration of FIR relating to commission of cognizable offence, irrespective of area where the offence is where the offence is committed. This FIR is known as NCR, zero FIR, false FIR या counter FIR. करेक्ट आंसर इज बी जीरो FIR. देखो जीरो FIR वर्ड नहीं यूज हुआ है सीआरपी BNSS में, सॉरी. ठीक है, एंड आप ये सोचोगे जीरो FIR तो पहले भी एक कॉन्सेप्ट था, नया तो नहीं है. तो हाँ, पहले कॉन्सेप्ट था बट पहले सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में था. ये अब की टेक्स्ट का पार्ट बन चुका है. बहुत बारीक सा चेंज है बट बहुत फर्क आ गया. देखो मैंने सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों अटैच किए यहाँ पे. सीआरपीसी में जब था इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहे थे तो हमें लिखा था एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू, किसको दे रहे हो इन्फॉर्मेशन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. ठीक है, जो भी इंचार्ज ऑफिसर है उस पुलिस स्टेशन का, तो वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा यानी एफआईआर बनाएगा. ठीक है, बीएनएसएस में क्या लिखा है? every information relating to the commission of a cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed. does not matter कि offense आपका क्या कहते हैं दिल्ली के साउथ में हुआ है या नॉर्थ में हुआ है या ईस्ट में, does not matter. कहीं पे भी offense हुआ हो आप कहीं पे भी जाके उसकी FIR फाइल कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड जीरो FIR. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ देख के क्वेश्चन की प्लीज कभी डरना मत, एग्जाम में ये सब इस तरह से देते हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम खर्च हो. ठीक है, तो अपना टाइम लगता है यहाँ पे, टेंशन मत लो, बैलेंस करके आराम से पढ़ते हैं. चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. ठीक है, मिस्टर पटेल बीइंग अ पुलिस ऑफिसर receives a complaint and information that Raju was involved in the robbery of a bank and has also helped to hide the valuable properties in his farm. As stated by two villagers. मिस्टर पटेल एक पुलिस ऑफिसर है जिन्हें ये कंप्लेंट मिली है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मिली है कि राजू नाम का लड़का है जो बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है और उसने वैल्यूएबल चीजों को छुपाने में भी मदद की है अपने फार्म में. ये बात किसने कही है? दो गांव वालों ने. उन्होंने ये कंप्लेंट किया है पुलिस ऑफिसर को. अब इस रिगार्ड में हमें बताना है स्टेटमेंट्स को लेके. द पुलिस ऑफिसर मिस्टर पटेल मे अरेस्ट राजू विदाउट वारंट व्हेन. जैसे ये पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन किस बारे में पूछा है. हमारा एक सेक्शन है जिसपे अब तक 5 पार्ट में मुझे लगता है 10 बार ये सवाल आ चुका है. पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग विदाउट वारंट. ठीक है, तो हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऊपर उन्होंने कहानी बना दी है थोड़ी कि आप उसको सीन में फिट करके देखो. क्वेश्चन उसी सेक्शन पे आ रहा है. ओके, पहला स्टेटमेंट है राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली इफ ही कमिट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल. तभी अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मिस्टर पटेल. सेकंड, since the reasonable complaint against Raju has been received and there is a strong suspicion exists due to the testimony of villagers, he can be immediately arrested.
क्योंकि एक रीजनेबल कंप्लेंट की गई है राजू के खिलाफ, ठीक है, और काफी स्ट्रॉन्ग सस्पेशन है, शक है कि गांव वालों के कहने की वजह से उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली रीजनेबल कंप्लेंट है एंड स्ट्रॉन्ग सस्पेशन है, इसलिए उसको इमीडिएट अरेस्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, राजू कैन बी अरेस्टेड ओनली व्हेन ही ट्राइज टू एस्केप और रन अवे। सिर्फ तभी अरेस्ट कर सकते हो जब भागने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे सामने खड़ा हो तुम अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन 4, Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with facts and circumstances। उसको इसलिए अरेस्ट कर सकते हैं ताकि वो जो भी गवाह हैं या जो भी फैक्ट्स हैं किसी भी चीज के साथ छेड़खानी ना करे, किसी को डराए धमकाए ना। कौन से वाले करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी ओनली 4 या ऑप्शन डी ओनली 2। ठीक है, अब देखो, कहानी में सोचोगे तो कंफ्यूजन है, सिंपली सोचो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है, उन कंडीशंस को देखो कौन सी फिट हो रही है। सेक्शन 35 बात करता है व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। पहला क्या दिया है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमें क्या दिया था इन्होंने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो वन आंसर में नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गया। अगला देखते हैं, अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट है, सस्पेशन भी दिख रहा है, तो यानी स्टेटमेंट 2 ठीक है, तो 2 होना चाहिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, अब यानी इन दोनों में से कोई आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन एक्सेट्रा, यानी ये बात सच है, स्टेटमेंट 4 सही है, तो 2 एंड 4 इज द आंसर, ठीक है। 3 वैसे भी देखो गलत है कि सिर्फ किसी को भागते हुए थोड़े पढ़ोगे, 3 लिखा नहीं है यहाँ पे अलग से, बट ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो स्टेटमेंट्स गलत सही साबित हो गया, जैसे ही 1 गलत है तो ये ऑप्शन हट गया, जैसे ही हमें पता चल रहा है कि 2 हर हाल में सही है, तो अब 4 को इधर छोड़ दो, इन दोनों को देखना है सीधे कि इन दोनों में से कोई आंसर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग भी होती है। सो वी आर डन विद पार्ट 5 हियर, हमारा सीआरपीसी रैप अप हो चुका है। इफ यू डू दीज 5 लेक्चर्स आर्डेंटली यू आर सॉर्टेड फॉर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। हम ऑलरेडी इतना कवर कर चुके हैं कि आप पेपर पास करने लायक स्कोप में आ चुके हो। हम सीआरपीसी कर चुके हैं, उससे 10 क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल 10 क्वेश्चंस आते हैं, फैमिली एंड एविडेंस दोनों से 8-8 आते हैं, विच मेक्स इट 16 प्लस 20 36, ओके। 36 क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो गए। पीआईएल कर चुके हैं, छोटा सा टॉपिक है, 4 क्वेश्चंस आते हैं, 40। वी हैव ऑलरेडी डन ethics and advocates act and everything, 4 questions from there makes it 34। we have done cyber law, आधे घंटे का लेक्चर है, 2 क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है। we have done environment, आधे घंटे का क्वेश्चन, 2 लेक्चर। आप ऑलरेडी 40-40 के आसपास आ चुके हो, ठीक है, और अभी हम सीपीसी करेंगे, हम आईपीसी करेंगे, और हम और माइनर लॉस को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चंस देखो किस तरीके के हैं, स्पेशली जो एंड में हमने किया आज, ये जो है सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस थे जो लास्ट पार्ट में आते हैं हमारे सामने। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पेपर पैटर्न देखो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, 1-2 होंगे जो लेंदी होंगे जहां दे एक्सपेक्ट कि आप अपना दिमाग लगाओ, बट बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंडेक्स से सॉल्व हो जा रहे हैं, सीधे सीधे सामने लिखा दिख रहा है, बस मार्क करना है पढ़ के। नई चीज नहीं सीख रहे हो, बस हाथ बैठना जरूरी है। सो पीवाईक्यूज प्लीज लगा लो, साथ साथ जितना कर रहे हैं उतना कर लो, यू विल बी वेरी गुड टू गो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।